जय हिंद। तो अभी तक हम लोग चार्टर एक्ट 1833 तक के का पढ़ चुके हैं, जिसके मुताबिक अभी तक हमारे पास काउंसिल में 3 मेंबर आ चुके हैं और एक लॉ मेंबर की एंट्री हो चुकी है इस वक्त तक, जिसका नाम था मैकॉले। तो अभी तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि एक मैकॉले नाम का एक लॉ मेंबर आ गया, यानी कि फिर से टोटल काउंसिल में मेंबर 4 हो चुके हैं और एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो ऑलरेडी है। अभी तक का सीन ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो काउंसिल के जो 4 मेंबर हो गए, यानी कि एक 3 तो जो पहले से थे और एक आ गया मैकॉले। तो अभी तक ये सब के सब मिल करके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों काम कर रहे थे। लेजिस्लेटिव का मतलब लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये 4 बंदे लोग मिल करके ये सब लॉ बनाने वगैरह का काम कर रहे थे। बट अब यहाँ से सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसके आपको नोट्स इकट्ठा मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा तब जब ये हिस्ट्री का सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये सीरीज़ ख़त्म हो चुका होगा तो आप डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको यही वाले माइंड मैप मिल जाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट का ज़माना वही है ना। तो अब अपन 1853 का चार्टर एक्ट हमें पढ़ना है, बट उस बीच में और कुछ इवेंट्स हुए हैं जो हमें ज़रूरी है यार पढ़ना। आप कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहले 1835 में एक मैकॉले मिनट आता है। ये वही मैकॉले है जो 1833 में एक लॉ मेंबर बन करके काउंसिल में नया ऐड हुआ। 1833 मतलब 1833 थोड़ा पीछे की बात कर रहा हूँ। 1833 तक ये था कि मैकॉले और वो 3 मेंबर और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन लोग लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों वर्क देख रहे हैं अभी तक। जो चीज़ आगे जा कर के चेंज होगी तो कहाँ पे चेंज होगी वो थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले मैकॉले मिनट, ये भाई साहब आते हैं, एक डोकरा आता है, ठीक है। डोकरा एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। इससे शक्ल देख लो, सब भोले भाले दिखते हैं पर है साले भेड़िए, है ना। तो ये एजुकेशन पे फोकस करता है। एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बट ये सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन पे फोकस करता है। हायर एजुकेशन मतलब कि कॉलेज। लोगों के पास प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन ही नहीं है, लोग स्कूलिंग अच्छे से नहीं किए, तो ये ला किसके लिए रहे वाली बात है ना। तो आगे देखते हैं। मैकॉले मिनट आया 1835 में आया। 1835 में मैकॉले मिनट आया। अब इसके बारे में थोड़े से चीज़ें जानते हैं कि मैकॉले मिनट में एक्चुअली था क्या। देखो, मैकॉले मिनट 1835 में आता है, बता चुका हूँ। इसमें 2 ग्रुप बन गए बेसिकली। मैकॉले मिनट आया एजुकेशन के लिए कि इंडिया में अब एजुकेशन में एक रिफॉर्म लाते हैं, तो बेसिकली लोगों को एजुकेटेड कैसे बनाए, ठीक है। तो मैकॉले मिनट आने से पहले 2 पार्टी बनी, ठीक है। एक पार्टी बोलती थी कि जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में कराना चाहिए। एक पार्टी बोलती थी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में कराना चाहिए। वर्नाकुलर यानी कि क्लासिक लैंग्वेज, जैसे कोई बंगाल में तो उसके लिए बंगाली हो गया, है ना। कोई पंजाब में है तो पंजाबी हो गया। मतलब वर्नाकुलर मतलब कि उसकी बेसिक लैंग्वेज जो उस स्थान में जो बोला जाता है उसको वर्नाकुलर या क्लासिक लैंग्वेज बोलते हैं। तो मैकॉले मिनट को अप्रूवल मिलने से पहले 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप बोलता है कि एजुकेशन जो है इंग्लिश में होना चाहिए, एक ग्रुप बोलता है एजुकेशन वर्नाकुलर यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो इंग्लिश में बोलने वाला ऑब्वियस सी बात है यही बोलेगा कि इंग्लिश में होना चाहिए एजुकेशन, यानी कि मैकॉले के साथ में जो राजा राम मोहन रॉय है, ये राजा राम मोहन रॉय, इससे आप जानते होंगे सती प्रथा वाले इवेंट से रिलेटेड है, आगे इनकी बात होगी। तो इनका भी कहना था कि इंग्लिश में होना चाहिए एजुकेशन। तो मैकॉले और राजा राम मोहन रॉय दोनों के दोनों ये बोले कि जो एजुकेशन है उसका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। जबकि वहीं एक जेम्स प्रिंसेप करके, ये मतलब लड़का है कि लड़की है पता नहीं, बट जो भी है जेम्स प्रिंसेप नाम है इसका, और इनका कहना था कि लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए पढ़ाई, वर्नाकुलर लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मतलब
स्थानीय भाषा जिसको अच्छी आती है वो उधर की भाषा में पढ़ना चाहेगा। तो वो जेम्स प्रिंसेप का कहना था कि इंग्लिश नहीं भाई, लोकल लैंग्वेज में समझाओ, तब जा कर के तो उन लोग थोड़े एजुकेटेड होंगे। आप पहले ही इंग्लिश पकड़ा दोगे, है ना, तो कैसे चलेगा। तो जेम्स प्रिंसेप का ये कहना था। पता नहीं लड़का है लड़की क्या है, पता नहीं। तो यहाँ पे अभी तक आप लोग एक चीज़ समझ चुके हो कि दो ग्रुप बने एजुकेशन को लेकर के, दो ग्रुप बने। एक ग्रुप बोलता था पढ़ाई पूरी इंग्लिश में होनी चाहिए, एक ग्रुप बोलता था पढ़ाई वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। वर्नाकुलर मतलब क्लासिकल लैंग्वेज। तो जो ग्रुप ये बोला कि इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए उन्हें कहा गया एंग्लिसिस्ट। एंग्लो सुनते हो ना, एंग्लो तो एंग्लो मतलब इंग्लिश, ठीक है। जो ग्रुप बोलता था कि इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए उनको बोला गया एंग्लिस्ट। और जो ग्रुप बोलता था, ग्रुप क्या अकेला है, छोकरा या छोकरी जो भी है ना, उनका कहना था कि पढ़ाई जो है लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो उन्हें कहा गया ओरिएंटलिस्ट। यानी कि एंग्लिस्ट बोल रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए और ओरिएंटलिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। तो इनके बीच में भिड़ंत हो गई और फाइनली एंग्लिस्ट का सुना गया, यानी कि राजा राम मोहन रॉय और मैकॉले का सुना गया, ठीक है। तो इन लोग जीत गए। इन लोग मतलब कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ एक बहस चल रही थी कि एजुकेशन किस में होना चाहिए। तो ये लोग जीत गए। अब मैकॉले मिनट आएगा। अब अभी तक आया नहीं था, अभी तक सिर्फ बहस चल रही थी। अब मैकॉले मिनट आएगा और अब आप लोग जानोगे मैकॉले मिनट में क्या था। बहुत ही फालतू चीज़ थी मैकॉले मिनट। मैकॉले मिनट ये बोलता था ओनली 1% लोगों को आप पढ़ाओ और वो अकेला 1% बाकियों के 99% लोग को पढ़ा देगा। यानी कि आप समझ रहे हो, मतलब इन लोग एजुकेशन की क्या पॉलिसी लाए बेसिकली कि मैं एक बंदे को पढ़ा दूंगा, ठीक है, वो जा कर के 100 को पढ़ाएगा, ठीक है। ओनली 1% लोग को एजुकेटेड करो, वो बाकियों को पढ़ा देंगे। इसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोला कि एक को पढ़ा दो, फिल्टर होते होते नीचे चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं इधर एक पिरामिड बनाया हूँ, मैं यहाँ से ऐसे पढ़ा दिया तो वो लोग फिल्टर होते होते नीचे आ जाएंगे, है ना। या इसी को ट्रिकल डाउन थ्योरी भी बोला जाता है। ये 1% को पढ़ाओ, वो बाकियों को ज्ञान दे देंगे, है ना। इसे ट्रिकल डाउन, यानी कि ऐसे ट्रिकल मतलब ऐसे फैला देना, ऐसे फैला दिए तो फैला दिए तो सब लोग बटोर लिए ज्ञान, वैसे टाइप का। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी और ट्रिकल डाउन थ्योरी ये वो है जो मैकॉले मिनट दे करके गया था कि 1% को पढ़ाओ, वो बाकियों को पढ़ा देंगे। बट ये बहुत ही फालतू साबित हुआ, बहुत ही ज़्यादा फालतू साबित हुआ। फालतू साबित होने का क्या कारण था वो समझ लेते हैं। फालतू साबित ये इसलिए हुआ क्योंकि ये सिर्फ हायर एजुकेशन की बात करता था, सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन की बात करता था। हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन वगैरह, ठीक है, कॉलेज वगैरह। अब इस टाइम साले लोगों की स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई थी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी है, तो उनको तो एजुकेशन अच्छे से मिला ही नहीं था यहाँ पर, है ना। तो वो लोग कॉलेज कहाँ से करेंगे। तो ये एक फालतू चीज़ था कि मतलब भैया आपको प्राइमरी पे भी फोकस करना चाहिए, सेकेंडरी पे भी फोकस करना चाहिए और हायर एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए। इन्होंने सिर्फ हायर एजुकेशन पे फोकस किया, इसलिए ये वाला पिट गया बुरी तरीके से। दूसरा चीज़, पीपल गॉट एटीट्यूड। अब जो 1% को हम पढ़ा रहे हैं, जो 1% को पढ़ा रहे हैं वो अपने एटीट्यूड में आ गया भाई साहब, है ना। मतलब कि वो बहुत बड़ा अंग्रेज हो गया। जो 1% को पढ़ाते थे उसको ज्ञान मिल जाने के बाद, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख जाने के बाद, वो अपने आसपास वाले लोग को इज्जत ही नहीं देता था भाई। मतलब अलग एटीट्यूड में घूमता था। हो जाते ना, जैसे 2-3 दिन जिम में जा कर के थोड़ा सा बॉडी बना लेते हैं लोग। 2-3 दिन में तो बनता नहीं वैसे, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे कर लेते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत कट वट आ गया तो जा कर के बाकियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, रे देख रहे मेरे ट्राइसेप, ये वो ऐसे सब। तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो लोग अलग एटीट्यूड में चले जाते हैं। लोगों को हमेशा ग्राउंड लेवल से जुड़ा रहना चाहिए, एकदम ज़मीन में लेट जाओ साले। तो
ब्रिटिश के भी बाप बन गए भाई। इंग्लिश इतनी आ गई, एजुकेशन इतना ले लिए कि ब्रिटिश से भी ज़्यादा फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे। मतलब ये थोड़ा टेंडेंसी है हमारी कि ये हमारी टेंडेंसी है कि हम लोग एक बार अगर मतलब घमंड को कभी नहीं पालना चाहिए। तो मैकॉले मिनेट के साथ ये दिक्कत हुई कि एक तो ये सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए था, लोगों की स्कूलिंग अच्छी नहीं है तो गया, और जो लोग सीख रहे थे वो लोग मना कर दिया, भाई मैं नहीं सिखाता ये लोग को, ये लोग गंवार लोग हैं, ऐसे टाइप का तो हाल था। तो मैकॉले मिनेट बुरी तरीके से पिट गया। इसके बाद 1837 में एक और इवेंट होता है। 1837 में एक और इवेंट होता है। देखो जो मुस्लिम है उनकी पर्शियन लैंग्वेज से उनको बहुत सारी जॉब मिली हुई थी, ठीक है। मुस्लिम के लिए पर्शियन लैंग्वेज मतलब कि जॉब का एक जरिया, ठीक है, उस समय का बता रहा हूँ, है ना। अभी कितने लोग को आता होगा पर्शियन, बताओ, है ना। तो जो पर्शियन है उससे मुस्लिम लोग को जॉब मिली हुई थी। अब हुआ ये कि ब्रिटिश लोग की आदत रहती कि उंगली करेंगे सबके में, तो क्या उंगली की है भैया कि जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसको रिप्लेस करके इंग्लिश को ऑफिशियल बना दिए, है ना। मतलब पर्शियन को हटा करके इंग्लिश को ऑफिशियल बना दिए। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा सोच करके देखो। इससे ये इम्पैक्ट आएगा कि जो मुस्लिम लोग को पर्शियन की वजह से जॉब मिली हुई थी, इंग्लिश से रिप्लेस हो जाने के कारण उन लोग जॉबलेस हो जाएंगे, अपनी पोस्ट से हट जाएंगे। मुस्लिम अगर जॉब अपना खो देंगे तो एंग्री होंगे, गुस्सा होंगे, और गुस्सा होंगे तो गुस्सा फूटेगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। 1837 तक अपन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे अपन 1857 तक आएंगे, रिवॉल्ट होने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। देखो धीरे धीरे ब्रिटिश लोग उंगली कर रहे हैं, अब ये सब के सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 1857 के रिवॉल्ट में मुस्लिम लोग का पार्टिसिपेशन का ये कारण था कि उनका पर्शियन लैंग्वेज को छीन लिया गया, है ना, इंग्लिश ऑफिशियल कर दिया गया, उनका जॉब चला गया। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये उनका पर्सनल रीज़न था, ये इंडिपेंडेंस के लिए नहीं था, ठीक है। आगे जा कर के किसान भी रिवॉल्ट करेगा, कारीगर भी रिवॉल्ट करेगा, सैनिक के लोग भी करेंगे, बट कोई भी अभी इंडिपेंडेंस के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हुआ, इसके आगे का भी बताता हूँ। अब फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1853 की। तो चार्टर एक्ट अभी तक 1833 तक हम लोग आ चुके थे, और उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि एक लॉ मेंबर की एंट्री हो गई थी, मैकॉले की एंट्री हो गई थी, और अभी तक काउंसिल में जो लोग हैं, काउंसिल बोलने का मेरा वही मतलब है, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि काउंसिल के अंदर अभी कौन कौन है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, मतलब GGI है, ठीक है। उसके साथ वो 4 मेंबर हो गए, जिसमें से एक मेंबर मैकॉले है। तो ये हो गए काउंसिल के मेंबर, और अभी तक पार्लियामेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, बस ये लोग एक काउंसिल के मेंबर है। और ये पूरे के पूरे जितने मैं अभी आपको बताया है, ये लोग मिल करके अभी तक करके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, यानी कि लॉ को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना, और लॉ को इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव। तो अभी तक ये सारे लोग ही ये सब काम को कर रहे थे, बट अब होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी एक अलग होगी और एक आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग होगी। तो देखते हैं क्या चेंजेस आए। सबसे पहले जो चार्टर एक्ट था 1853 का, उसमें पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुआ। पार्लियामेंट का इसमें आपका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उससे भी पहले हम लोग एक काम की चीज़ देखते हैं कि जो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, वो चार्टर, देखो हर बार क्या होता था, चार्टर एक्ट सबसे पहले 1793 में आया था। वो क्या बोला था कि जो कंपनी है बेधड़ल्ले से एकदम मतलब 20 साल के लिए आप ट्रेड कर लो। फिर उसके बाद 1813 में एक चार्टर आया जो उसको रिन्यू करके फिर से 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है आप 20 साल तक करके फिर कर लो। फिर 1833 में आया। पर अब जो चार्टर आ रहा है, ये चार्टर इन लोग का लास्ट वाला चार्टर है, क्योंकि अब क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या सोच ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना है। अब उनको 20 साल वाला कोई टेंडर वेंडर हमको नहीं देना है। तो इन लोग जो चार्टर था उसमें ऐसा लिख दिया कि अब ये अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए है, ठीक है। अनस्पेसिफाइड पीरियड का मतलब कि काम अच्छे से नहीं करोगे तुमको वापस इंग्लैंड बुला लेंगे,
ये वाली बात हो गई। यानी कि अब यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कोई भी 20 साल तक के का, यहाँ पे देखो मैं 20 साल को क्रॉस किया हूँ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई 20 साल तक के का चार्टर नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चाहे अब उसको हटा सकती है ज़्यादा मस्ती मजाक होने पे, ठीक है। तो ये वाली बात समझनी है ना। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कौन? उधर इंग्लैंड में मैं आपको बताया था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हो, मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ और कनेक्टिविटी बनाते हुए आ रहा हूँ। तो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो इधर हो सकता है थोड़ा सा डाउट जाए, तो उसको भी देख लेना, इसके पिछले के वीडियो, ये प्ले लिस्ट है बेसिकली एक, है ना। तो आपको पूरा देखना है अगर अच्छे से समझना है तो एक इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था कि इंडिया में चल रहे मैटर्स के ऊपर नज़र रखता था। और इंडिया में इस टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की एक पोस्ट थी जिसमें 24 मेंबर हुआ करते थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काउंसिल से निकली हुई इंफॉर्मेशन को बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि इंग्लैंड तक करके पहुंचाते थे कि इधर सीन ऐसा ऐसा चल रहा है। इसके साथ में लास्ट वाले चार्टर में मैं आप एक बताया था एक बात कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके काउंसिल के मेंबर अगर अच्छे से काम नहीं करते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि पावर टू रिकॉल यानी कि वापस बुला लेगी, ठीक है। अपॉइंट कौन किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको अपॉइंट कौन किया था? उसको अपॉइंट खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके कंपनी के लोग ही आपस में बोले कि चल ऐसा कर बेटा इसको बना दो, ऐसा करो बेटा इसको बना दो। तो ऐसे करके तो कंपनी के बीच से सेलेक्ट हुआ था कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके साथ जो काउंसिल के मेंबर थे उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड से भेजी थी। बट इसके पिछले बार जो एक लॉ आया था वो क्या बोलता था, अगर काम अच्छे से नहीं करोगे तो पावर टू रिकॉल, तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि अपॉइंट तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही की थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, बट अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे इंग्लैंड बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो कनेक्टिविटी है ना। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 में एक्चुअली था क्या। तो इसमें पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है। अब ये देख लो माइंड मैप, गजब वाला, ठीक है। तो इसमें जो चेंज आया है, इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को दो अलग अलग रखा गया है कि अब तुम लोग अलग अलग बैठ करके काम करो, साथ में बैठ करके काम मत करो। इसके पहले तक क्या हो रहा था कि काउंसिल के जितने भी मेंबर थे, इसके पहले वाले एक्ट में 1853 के पहले तक काउंसिल के जितने भी मेंबर हुआ करते थे वो लोग और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोनों के दोनों मिल करके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों काम किया करते थे। बट अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, वो दो ठोक अलग अलग बॉडी बना दिया कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। लेजिस्लेटिव का मतलब लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का मतलब उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, उस लॉ को इन्फोर्स करना। यानी कि लॉ तो बना दिए, अब उस वो लॉ चलेगा कैसे, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, एग्जीक्यूटिव। दो अलग अलग बॉडी हो गई। इसके पहले तक करके एक ही जगह बैठ के करते थे इन लोग काम, अब दो अलग अलग बॉडी हो गई, है ना। तो जो चेंजेस इस एक्ट में आए हैं वो लेजिस्लेशन में आए हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अभी भी वैसा ही है, जो इसके पहले मैं आपको 4 मेंबर बताया था, 4 मेंबर कि 3 मेंबर और एक लॉ मेंबर, 3 मेंबर और एक लॉ मेंबर यानी कि वो मैकॉले, याद है बताया था। तो अभी तक जो मेंबर थे 4 थे वो लोग एग्जीक्यूटिव में ही हैं। मैं आपको बताया था कि एक लॉ मेंबर की एंट्री हो चुकी है और लॉ मेंबर जब तक आया नहीं था तब तक सिर्फ 3 ही बंदे थे। तो 3 मेंबर और एक लॉ मेंबर वो लोग अभी एग्जीक्यूटिव संभालेंगे, ठीक है। मतलब जो लॉ मेंबर था और वो 3 मेंबर थे यानी कि ये 4 हो गए, तो वो लोग अब एग्जीक्यूटिव संभालेंगे। उधर अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चेंज हुआ है तो लेजिस्लेशन में हुआ है, ठीक है, मतलब लॉ बनाने को,
इम्प्लीमेंट करने के लिए उन लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम समझ लेते हैं थोड़ा सा। लेजिस्लेशन मतलब कि जो लॉ बनाएगा, ठीक है। तो जो लेजिस्लेशन वाला पार्ट है वहाँ पे 6 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव वाली काउंसलर को भेजें। 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसलर बन करके आते हैं जो कि अब लेजिस्लेटिव में बैठेंगे। 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसलर होंगे, ठीक है। ये 6 मेंबर लॉ बनाने का काम करेंगे। साथ में इस 6 मेंबर के साथ में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होगा। देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव वर्क में भी टांग अड़ाएगा, लेजिस्लेटिव वर्क में भी टांग अड़ाएगा। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोनों जगह कॉमन है। देखो प्लस प्लस करके लिखा हूँ, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉ बनाते वक्त भी रहेगा और लॉ को इम्प्लीमेंट करते वक्त भी वहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। तो लेजिस्लेशन में क्या डाले कि 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसलर होंगी, ठीक है, जिसमें से 6 में से, ये ध्यान से सुनना, जिसमें से 6 लोकल गवर्नमेंट से होंगी, ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट मतलब कहाँ की? बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और आगरा। बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और आगरा, यहाँ से 4 लोकल गवर्नमेंट होगी जो आउट ऑफ 6 होगी, यानी कि टोटल लेजिस्लेटिव काउंसलर 6 हो गए, जिसमें कि 4 लोकल बॉडी से आएंगे, ठीक है। साथ में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी टांग फंसाएगा अपनी, ठीक है। और रही बात एग्जीक्यूटिव की, तो उसके पास ऑलरेडी पहले वाले 4 मेंबर हैं, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ वही चीज़, ऑलरेडी उसके पास 4 मेंबर हैं और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खुद टांग फंसाएगा पर्सनली, है ना। अच्छा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को अलग अलग रखा है। इसके पहले तक ये होता था कि यहाँ लॉ बन रहा है तो वहाँ जा कर के एग्जीक्यूटिव में कोई टांग फंसा देता था। अगर उधर कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर रहा है तो इधर लॉ बनाने वाले मैटर में कोई आ जाता था। मतलब सिस्टम कुछ सही से था नहीं, मतलब लोग इधर से इधर हो जाते थे, ठीक है, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर करते थे। बट अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को अलग अलग रखा गया है, यानी कि लॉ बनाने वाले लोग अलग हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अलग हैं, बट दोनों में कॉमन है तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दोनों में कॉमन है तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद नीचे जाते हैं अपन। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो राइट साइड में, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है राइट साइड में, इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके पहले तक करके अभी तक कोई लेजिस्लेटिव नाम की कोई ऐसा अलग से चीज़ नहीं थी, कोई अलग से बॉडी नहीं थी, कोई स्पेसिफाइड बॉडी नहीं थी। बट अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे बोला जाएगा, इस बॉडी को, है ना। इसे ही मिनी पार्लियामेंट बोलेगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का पहली बार फॉर्मेशन, पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है कि लॉ बनाने वाली एक बॉडी होगी, वो पहली बार 1853 के चार्टर में ही बोला था, ठीक है। तो ये वाली काम की चीज़ है एकदम ज़्यादा। ये पूरा स्ट्रक्चर मिनी पार्लियामेंट है, तो इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। इसके साथ में 1853 के चार्टर में और क्या था, आपको मैं बताया था कि कॉर्नवालिस 1773 में सिविल सर्विस को चालू कर दिया था, बट उसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे। फिर बाद में 1833 के अराउंड इंडियंस को भी उसमें अलाउड कर दिया गया, ठीक है, बट अनकोविनेटेड सर्विस के लिए, यानी कि लोअर पोस्ट के लिए। ये सारी जो बातें हैं पिछली क्लास में थी, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आपको जा कर के वो भी देखना चाहिए। तो अभी तक ऐसा था कि जो भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं होता था, एक्चुअली सिविल सर्विस की एक पोस्ट हुआ करती थी, बट उसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता था। बस थोड़ी सी पढ़ाई ख़त्म करो और लग जाओ, ठीक है। तो कोई एग्ज़ाम उस टाइम तक नहीं हुआ था। अब 1853 का चार्टर आते ही ये क्लियर कर दिया जाता है कि अब सिविल सर्विस का बेटा एग्ज़ाम होगा। 1853 से पहले डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता था, अब एग्ज़ाम होगा। अब इस एग्ज़ाम में इंडियंस को भी अलाउड कर दिया गया कि तुम लोग भी दे सकते हो अब एग्ज़ाम वगैरह। और कोविनेटेड और अनकोविनेटेड, यानी कि कोविनेटेड मतलब हायर पोस्ट, अनकोविनेटेड मतलब लोअर पोस्ट, दोनों के लिए अलाउ कर दिए
कि अब तुम लोग दे सकते हो भैया, ठीक है। तो बहुत सारे इंडियंस ऐसे हुए हैं जो इस ICS का एग्ज़ाम को क्रैक किए थे उस टाइम में। उन्हीं में से एक हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने ये पहले ICS ऑफिसर थे जो बने थे, ठीक है। फिर बाद में तो बहुत लोग आए, जैसे खुद सुभाष चंद्र बोस जी भी थे और बाद में वो छोड़ भी दिए थे। तो ये ओपन सिविल सर्विस एग्ज़ाम था, ठीक है। अब आगे जाते हैं, अपन देखते हैं वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, तो अब इसके बारे में भी देखते हैं। तो अब वुड्स डिस्पैच को समझते हैं। तो जो वुड्स डिस्पैच था, इसे चार्ल्स वुड ने लाया था, और ये है वो भेड़िया टाइप का इंसान। देखो इन लोगों का थोड़ा अजीब, मेरा भी वैसे ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, भेड़िया है, ठीक है। तो ये था चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड लाया था वुड्स डिस्पैच 1854 में, ठीक है। और जो ये 1854 में वुड्स डिस्पैच लाया था, ये एक्चुअली अच्छी चीज़ थी, ठीक है। मतलब एक आध दो लोग ऐसे हुए हैं जो लोग थोड़ा ढंग का भी काम किए हैं ना। तो ये वुड्स डिस्पैच में था क्या? वुड्स डिस्पैच एजुकेशन से रिलेटेड, आपको याद है मैकॉले आया था, बट उसका आइडिया पूरा फ्लॉप हो गया था, ठीक है। कोई एजुकेशन में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया वो। वुड्स डिस्पैच एजुकेशन में बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आएगा इंडिया में। इंडिया में वुड्स डिस्पैच के आने के बाद एजुकेशन में एक अलग क्रांति आई, ठीक है। और अभी 1854 का टाइम चल रहा है, तो अभी इंडिया का पूरा सिस्टम को जो चला रहा है वो है डलहौजी। तो अभी डलहौजी का टाइम पीरियड है। अब ये जो समझते हैं कि जो चार्ल्स वुड है एजुकेशन के लिए एक स्कीम तो लेकर के आ गया, उसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा आप लोग सुने होंगे। मैग्ना कार्टा बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है ब्रिटिश लोग का, जिसमें 1215 में, मतलब एक डॉक्यूमेंट है 1215 में, उधर की क्वीन या किंग जो भी होते हैं यार, उन लोग अपने सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स दिए थे। ये एक अच्छी चीज़ थी, इसलिए मैग्ना कार्टा नाम का एक टर्म फेमस है। तो जब चार्ल्स वुड आया वुड्स डिस्पैच लेकर के, तो एजुकेशन में इतनी बड़ी बदलाव थी कि इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला गया, इस चीज़ को, है ना। अब समझते हैं चार्ल्स वुड था कौन। आपको पता है इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक बॉडी थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था? COD पे नज़र रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे नज़र रखना। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या काम करते थे? कमर्शियल वर्क करते थे। पॉलिटिकल मैटर में उन्हें घुसने से मना कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते थे? पॉलिटिकल मैटर में घुसते थे, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है COD पे नज़र रखते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे नज़र रखते थे, और वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता था कि इंडिया में ये चीज़ चल रहा है करके। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो अल्टीमेटली लंदन में है और वहाँ से कंट्रोल कर रहा है इंडिया को, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था चार्ल्स वुड। मतलब सोच रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है। एक वो बॉडी जो बाहर से, इंग्लैंड से इंडिया को, मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ पॉलिटिकल मैटर में अपना इंटरफेरेंस और कंट्रोल जमा रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसका प्रेसिडेंट था चार्ल्स वुड। अभी जो चार्ल्स वुड है, ये डलहौजी को बोला, बेटा सुन मेरा, आकर के पैर पड़, ऐसे नहीं बोला। चार्ल्स वुड बोलता है, मैं कुछ पॉइंट आपको लिख करके दे रहा हूँ, ये पॉइंट ना क्या है, इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए बेटा, नहीं तो तेरी चड्डी फाड़ दूंगा ठीक है। मतलब ये पॉइंट इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, है ना। अब वो जो पॉइंट है उसे डलहौजी नहीं टाल सकता था। क्यों नहीं टाल सकता था? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास इतनी पावर थी, इतना पावर रखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, बेसिकली इतना पावर रखता था, यानी कि चार्ल्स वुड की इतनी औकात थी कि वो डलहौजी को जो बोलता वो तो उसको करना ही पड़ता। डलहौजी था, ठीक है, डलहौजी रूल कर रहा था इस टाइम, 1854 की टाइम की बात है। तो डलहौजी के टाइम पीरियड में बहुत सारे इंडिया में डेवलपमेंट हुए हैं, है ना। तो
सबसे पहली चीज़ जो चार्ल्स वुड बोलता है कि एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बेटा तुम्हारी है। इसके पहले मैकॉले क्या बोल करके गया था कि 1% बंदे को मैं पढ़ा दूंगा, वो बाकियों को पढ़ा देगा, यानी कि एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिया था वो। बट चार्ल्स वुड अब डलहौजी को ये ऑर्डर देता है कि बेटा तेरी जिम्मेदारी है अब लोगों को पढ़ाना, ठीक है। मतलब अब ये 1% वाला हिसाब नहीं है बेटा, सबको पढ़ाओ अब, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे दी कि टीच करो सबको, ठीक है। इसके साथ में हायर और सेकेंडरी एजुकेशन पे भी फोकस किया गया, ठीक है। मैकॉले मिनट से अगर कंपेयर करें तो उसमें सिर्फ हायर एजुकेशन पे फोकस किया गया था, बट इसमें हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों पे फोकस किया हुआ है। और जो हायर एजुकेशन है वो बोले कि इंग्लिश में हो जाए और सेकेंडरी एजुकेशन वर्नाकुलर में हो जाए, यानी कि एक तरीके से ठीक बात है। देखो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी बात अभी भी नहीं हो रही है, वो थोड़ा एक निगेटिव पॉइंट है चार्ल्स वुड डिस्पैच का, है ना। बट जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो वर्नाकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेज में रख दिए, और अगर उससे ज़्यादा और पढ़ाई करना है तो इंग्लिश में रख दिए, तो थोड़ा बहुत ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ थी। इसके साथ में 2 टेक्निकल कॉलेज भी खुले। एक कॉलेज का नाम था रूरकी 1854, ठीक है, जो बाद में आगे चल करके आपका IIT बन जाएगा। और उसके साथ पूसा इंस्टीट्यूट करके है 1854, जो कि बिहार में बनी थी, फिर इधर कुछ भूकंप आ गया तो इसे दिल्ली में कहीं पे शिफ्ट कर दिए, तो वो सब काम की चीज़ नहीं है। रूरकी 1854 और पूसा 1854 ये भी चार्ल्स वुड से निकल करके आया है बाहर। इसके साथ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी बनी, ठीक है, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि इन लोग जो भी चीज़ बनाते थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में ही क्यों बनाते थे, क्योंकि ये इनकी प्रेसिडेंसीज थी, ये वो एरियाज़ थे जहाँ पे इनका पावर चलता है। नहीं तो अभी भी कई जगह मराठा बैठे थे कहीं पे, मतलब मराठा तो खैर जा चुके हैं, बट कई जो लोकल रूलर भी हुआ करते थे ना, लोकल प्रिंस, ठीक है, तो होल इंडिया इनके कंट्रोल में नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश टेरिटरी थी। और ब्रिटिश टेरिटरी मतलब कि एक कलकत्ता प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, मद्रास प्रेसिडेंसीज और कुछ एरिया को ऑक्यूपाई किए थे। तो जो मेन एरिया है वो ये थे जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी बनाए थे। सिर्फ डेवलपमेंट ये वहीं करते थे जहाँ पे इनका मेन ऑफिस हुआ करता था। उसके साथ में लास्ट में टीचर्स की बीएड ट्रेनिंग, जो आज हम लोग बीएड ट्रेनिंग देखते हैं, वो चार्ल्स वुड से निकल करके आया। बस इसमें इतना ही था। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है 1853 का एक्ट। धीरे से हम लोग अब रिवॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब रिवॉल्ट में बढ़ रहे हैं तो आएंगे धीरे धीरे हमारे हीरोज़ आएंगे, मंगल पांडे वगैरह सब आएंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके, बाय बाय। कमेंट सेक्शन पे बताना कि लेक्चर सीरीज़ कैसे लग रही है और आप लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हो कि नहीं वीडियो को। स्टोरी टाइप से मैं बता रहा हूँ यार, देखो ऐसे पढ़ाई टाइप से मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से समझ में आए, और थोड़े बहुत इमेज भी रखता हूँ ताकि पता चले, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।